वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की प्रत्यावर्ती धारा की। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा को समझा था कि ये क्या होती है। उसके बाद हमने ये जाना कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर में धारा का औसत मान कितना होता है, पहले आधे चक्कर में औसत मान कितना होता है, शेष आधे चक्कर में औसत मान कितना होता है। इसी कड़ी में बच्चों आज अपनी बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान बन जाएगा VRMS। RMS का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रूट। ये जो आपको मूल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे वर्ग मूल होगा, बोले तो रूट होगा, माध्य बोले तो मीन होगा, और S बोले तो स्क्वायर यानी कि वर्ग होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी धारा की, तो ये बन जाता है IRMS। और वोल्टता की बात करूँ तो वो बन जाएगा VRMS। तो फिलहाल अपनी बात करने वाले धारा के IRMS मान की कि ये धारा का IRMS मान कौन सा होता है। हमें गौर से यदि आप देखोगे तो यहाँ पे माध्य मान निकालना होगा, औसत मान निकालना होगा। और औसत मान निकालने के लिए हमने पहले ये देखा था कि औसत मान निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? तात्क्षणिक मान की। तो सबसे पहले अपने पास धारा का तात्क्षणिक मान पता होना चाहिए। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा की यहाँ पे बात होगी तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा? I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। ये धारा का तात्क्षणिक मान हो गया। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। किसका? तात्क्षणिक मान का। सबसे पहले आप वर्ग करोगे, उसके बाद उसका औसत मान निकालोगे, जैसा कि अपने जानते हैं औसत मान निकालना। फिर उसका वर्गमूल कर देंगे तो भैया IRMS निकल के आ जाएगा। हमें करना क्या है वो ये लैंग्वेज बताएगी। सबसे पहले वर्ग करो, फिर उसका औसत मान निकालो, फिर उसका माध्य मान निकालो, वो क्या बन जाएगा? IRMS मान बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 का हमें वर्ग करना है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब समीकरण 1 का यदि आप वर्ग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? I स्क्वायर इज इक्वल I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये लो जी वर्ग हो गया। अब जो वर्ग आपने किया है उस मान का आपको औसत मान यानी कि माध्य मान निकालना है। तो औसत मान आप कैसे ज्ञात कर दोगे? अतः औसत मान आप ज्ञात करोगे। औसत मान बच्चों आपको निकालना आता है। औसत मान निकालने के लिए अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था होती है क्या कि कुल तात्क्षणिक धारा बटे में लगने वाला कुल समय। कुल तात्क्षणिक धारा कितनी बनेगी? तात्क्षणिक धारा ये रही भाई, वर्ग का हमें औसत निकालना है, वर्ग हमें कर दिया था, उसका औसत निकालना है। तो भाई वर्ग का जो भी मान है वो यहाँ पे कुल तात्क्षणिक धारा बन गया है। तो तात्क्षणिक धारा अपने पास, उसका हमें कुल धारा देखनी है ना, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जैसा कि अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने जानते हैं। ये बन गया कुछ इस प्रकार से। और एक पूरे चक्कर की अपने बात करें तो बच्चों लिमिट क्या लगेगी? 0 से लेके कैपिटल T लिमिट लग जाएगी। बटे में आता है कुल समय। कुल समय यानी कि मैं समय को बटे में यहाँ लगा देता हूँ। कुल समय कितना लगेगा? T लगेगा। तो 1/T इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, ये मान निकल के आ गया। अब यहाँ से आप क्या देखोगे? औसत मान निकालना है तो I0 स्क्वायर है ना, वो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। तो I स्क्वायर बार या फिर I स्क्वायर का एवरेज मान निकालो। तो I0 स्क्वायर तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, I0 बटे में T हो गया, 0 से कैपिटल T का इंटीग्रेशन हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? समय यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों करना क्या है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता कितना है वो सिर्फ आपको पता रहना चाहिए। हम इसको क्या करेंगे? करके नहीं दिखाना है कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता कितना है, सिर्फ हमें पता रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना बनेगा? जैसे I स्क्वायर, ये इस प्रकार की वैल्यू है, I0 बटे T है, वो तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है। जब आप वैल्यू रखोगे I स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो वो कितना बनेगा? T/2 बनेगा। मतलब इंटीग्रेशन करेंगे
लिमिट पुट करेंगे, फाइनल मान सीधा t/2 आएगा। ये सीधी वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से t की लिमिट में साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटीग्रेशन बराबर t/2 होता है। सीधी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, सीधा मान आपको आना चाहिए। ओके, तो आई स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या बन गया, t से t कैंसिल हो गया बच्चों, मान बचेगा I0/2। ये किसका आ गया, वर्ग का औसत मान यानी कि माध्य मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अपने एक बार के लिए समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसका हमें मूल मान निकालना है यानी कि वर्गमूल करना है। तो ये जो समीकरण 3 आपको नज़र आ रही है, इसका आप वर्गमूल कर दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का वर्गमूल लेने पर, समीकरण 3 का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर अब क्या करोगे, आई स्क्वायर बार यानी कि आई स्क्वायर का एवरेज, उसका आप वर्गमूल ले लो भाई। तो इज इक्वल क्या आएगा, सामने वाली वैल्यू का भी आपको वर्गमूल लेना है I0/2 का। इतनी वैल्यू निकल के अपने पास आ चुकी है। यहाँ पे ये सॉरी I0² था, I0² है जी, यहाँ पे I0 यहाँ पे स्क्वायर है, इतना मान है अपने पास। ये क्या है, धारा का वर्ग, फिर उसका औसत माध्य, फिर उसका वर्गमूल, इसको बोलते हैं RMS मान। तो इसको आप क्या कह दोगे, धारा का RMS मान। I0² का क्या वर्गमूल I0 बन जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल के आया है, फॉर्मूला निकल के आया है कि IRMS बराबर होता है I0/2। ये I0 क्या है, अधिकतम धारा है। IRMS क्या है, IRMS माध्य मान है किसका, रूट मीन स्क्वायर है, ये वर्ग माध्य मूल मान है। ओके, तो ये वर्ग माध्य मूल मान और औसत अधिकतम मान में रिलेशन है वो ये निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी हो सकता है, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि माध्य मान, वर्ग माध्य मूल मान और अधिकतम मान में क्या संबंध होगा, सूत्र बताइए, तो वो मान इतना बन जाएगा। यदि आप √2 का यहाँ पे भाग लगा देते हो तो IRMS का एक और संशोधित भाग आ जाता है, मान आ जाता है। जैसे I0 में √2 का भाग लगाओ, √2 का मान हो गया 1.414, तो इसका मान बच्चों कितना बन जाएगा, 0.70 बन जाएगा। ओके, किसका, I0 का, मतलब एक में 1.414 का भाग लगाया, साथ में गुणा में I0 है। ये जो IRMS है इसको दो अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक तो होता है I आभासी और दूसरा यदि मैं बात करूं तो I बनता है प्रभावी। ये जो I आभासी है, वर्चुअल है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसका हमें आगे यूज में लेना है, काम में लेना है, इस फॉर्मूले को, इस नाम को। तो IRMS कह सकते हो, I आभासी कह सकते हो, I प्रभावी कह सकते हो। इसका मान होता है अधिकतम धारा का 0.70 गुना। परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग ये अधिकतम धारा का 70% निकल के अपने पास आ जाएगा। तो बच्चों ये था अपने पास प्रत्यावर्त धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब ये तो अपने धारा की बात कर ली। यदि यहाँ से कोई हमसे ये पूछ ले कि वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, तो सेम कंडीशन अपने यहाँ पे वोल्टता के लिए लागू होगी। जहाँ पे आपको धारा दिखाई दे रही है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, वोल्टता ही पुट कर लोगे। सेम रिजल्ट निकल के आने वाला है, इंटीग्रेशन इसका सेम यही यहाँ पे हमें प्राप्त होगा मान। तो सेम वहाँ पे फिर समस्या क्या आएगी, रिजल्ट क्या बनेगा, इसके संगत रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट बच्चों बन जाएगा VRMS का मान अधिकतम वोल्टता का √1/√2 गुना, या फिर यूं कह सकते हो कि जो वोल्टता का RMS मान आएगा वो अधिकतम वोल्टता का 0.70 गुना आएगा या 70% आएगा। रिजल्ट सेम निकल के आने वाला है। तो आपसे वोल्टता के बारे में पूछ ले या फिर आपसे धारा के बारे में पूछ ले, दोनों ही केस में रिजल्ट है वो करने का तरीका सेम होगा, पूरा रिजल्ट है वो सेम आने वाला है। तो ये अपने पास हो गया धारा का वर्ग माध्य मूल मान या फिर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। अब अपने क्या करेंगे, अपने जो धारा होती है उसकी कुछ कमियां देखेंगे, उसकी कुछ खूबियां देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं प्रत्यावर्त धारा के उपयोग, उनकी हानियां और उनके लाभ की। तो बच्चों अपने पास सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं, उनकी खूबियां क्या होंगी। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं, हम यहाँ विशेषताओं में 3 इसकी विशेषताएं देखेंगे यानी कि खूबियां देखेंगे और 3 ही इसके कमियां देखने वाले हैं।
तो पहली यदि विशेषता की बात करूं तो बात ये आती है सबसे बड़ी कि आप प्रत्यावर्ती धारा को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि इसको अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हो आप इसको, आवश्यकता अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि जो अपने ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं जो 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, धारा को कम ज़्यादा कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो एलीमीटर लगे होते हैं वो भी एक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है, वो भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को कम ज़्यादा करता है। यानी कि वो काम जो होता है वो प्रत्यावर्ती के ऊपर ही लागू होता है, दिष्ट के ऊपर वो चीज़ लागू नहीं होती। अब मान लो कि अपने पास प्रत्यावर्ती धारा है, हमें ज़रूरत पड़ गई दिष्ट धारा की, तो बहुत बड़ी विशेषता ये हो गई कि आप प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो अल्टरनेट करंट होता है उसको आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हो यदि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यदि अपने पास डीसी होता उसको हम ज़रूरत पड़ने पर एसी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन प्रत्यावर्ती की विशेषता होती है कि आप एसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब तीसरी यदि मैं बच्चों बात करूं तो एक तो एसी करंट जनरेट करने वाला कोई उपकरण होगा, जनरेटर होगा, विद्युत जनित्र जिसको आप बोलते हो कि भाई प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला जनित्र और दिष्ट धारा को उत्पन्न करने वाला जनित्र, दोनों यदि उपकरणों की अपने बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न करने वाला जनित्र यानी कि जनरेटर होता है, जो डिवाइस होती है वो कम खर्चीली होती है। तो एसी जनरेटर या फिर आप जिसको जनित्र बोलते हो, ये क्या होता है, डीसी की तुलना में कम खर्चीला होता है, अर्थात एसी धारा उत्पन्न करने में लागत है वो कम आती है। तो ये अपने पास प्रत्यावर्ती धारा की 3 विशेषताएं हो चुकी हैं। अब अपने इसकी 3 कमियां भी देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की 3 कमियां अपने पास कौन सी होंगी। तो सबसे पहली कमी की अपने बात करेंगे तो पहली कमी बच्चों ये होती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले एक समीकरण देखा था कि जो VRMS होता है वो V0/√2 गुना होता है, V0/√2, या फिर यूं कह लो ये V0 का 0.70 गुना होता है। V0 यहाँ पे अधिकतम मान है। तो परिपथ में यहाँ पे अपने जो VRMS की बात कर रहे हैं ना, तो परिपथ में आरोपित वोल्टता जो है, उत्पन्न वोल्टता है वो VRMS होती है, या फिर परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है ना वो IRMS होती है, यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा IRMS होगी या उत्पन्न वोल्टता क्या होगी, VRMS होगी। तो अपने बात करें शिखर मान की, तो ये तो बात थी किसके लिए, प्रत्यावर्ती के लिए। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता होती है वो दिष्ट वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अधिक खतरनाक होगी, एसी जो वोल्टता या एसी जो करंट होता है वो अधिक खतरनाक होता है। ओके, क्यों होता है खतरनाक, क्योंकि आप बात करोगे अधिकतम मान की, तो अधिकतम मान बच्चों आप क्या देखोगे, अधिकतम मान जो परिपथ में उत्पन्न होने वाली वोल्टता है उसको आप √2 से गुणा करो, V0 कितना बनेगा, √2 VRMS बनेगा इस समीकरण के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये अधिकतम वोल्टता है, तो अधिकतम वोल्टता का जो भी मान निकल के आया है ना वो परिपथ में आरोपित होने वाली वोल्टता का √2 गुना है। जैसे कि अपने घरों में पावर सप्लाई 212 वोल्टेज आता है, √2 का मान 1.414 है, 220 वोल्टेज आता है। 220 वोल्टेज को जब आप गुणा करते हो तो ये लगभग 309 या 310 वोल्टेज प्राप्त होता है। तो जो अपने पास एसी करंट होता है उसकी अधिकतम वोल्टता 309 तक चली जाती है, लेकिन दिष्ट की यदि मैं बात करूं तो दिष्ट के अंदर वोल्टता वगैरह है वो चेंज नहीं होती है, अधिकतम मान जितना है उतना ही रहेगा। यदि अपने अधिकतम मान 220 वोल्टेज का डीसी करंट है और 220 अधिकतम वोल्ट का एसी करंट है, तो एसी का जो मान आएगा वो 309 बन जाएगा मैक्सिमम। ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली वोल्टताएं हैं, 220 वोल्टता डीसी प्रवाहित हो रही है परिपथ में, 220 वोल्टता एसी प्रवाहित हो रही है परिपथ में। तो दिष्ट के लिए क्या बनेगा, 220 है वो मैक्सिमम है, चाहे प्रवाहित हो चाहे अधिकतम हो, जो भी समझना हो, दिष्ट नियत रहता है हमेशा, ये चेंज नहीं होता। लेकिन एसी का मान क्या होगा, परिपथ में यदि 220 वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है तो अधिकतम मान 309 या 310 या 311 तक चला जाता है, गुणा करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे अधिकतम मान है वो बहुत ज़्यादा हो गया डीसी की तुलना में, अतः एसी है वो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा खतरनाक होता है। सेकेंड अपने बात करें तो ये त्वैचिक प्रभाव दर्शाता है। अब ये त्वैचिक प्रभाव क्या होता है, त्वैचिक प्रभाव की अपने बात करते हैं तो किसे कहोगे आप त्वैचिक प्रभाव। अपने पास एक मोटा तार है,
यदि अपने पास एक मोटा तार है तो क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो करवाने पर जो भी करंट होता है वो तार के पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर से पास नहीं होता, वो तार के बाहरी किनारों से पास होता है, किनारों से होते हुए मतलब यूँ समझ सकते हो कि बेलनाकार भाग का जो बाहरी आवरण है, जो परिधि बनती है एक प्रकार से, उसके अंदर से, जो वक्र पृष्ठ अपने बोल सकते हैं, उसके अंदर से वो प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे बीच वाला भाग है वो क्या हो गया, एक प्रकार से वेष्टि हो गया। तो यहाँ पे ये होता है जो प्रभाव है वो त्वैचिक प्रभाव है। जैसे मानव शरीर में त्वचा कहाँ होती है, बाहरी भाग में होती है ना, ठीक उसी प्रकार से उस चालक पदार्थ के बाहरी भाग के अंदर से वो करंट फ्लो होगा, जिसे अपने त्वैचिक प्रभाव बोलते हैं। बीच वाला भाग है वो वेस्ट हो जाता है। इस प्रकार के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो गाँव में या शहरों में जो वायर लगे होते हैं, तार होते हैं पोल के ऊपर, वो तार एक मोटे तार का नहीं बना होता, वो तार अनेक पतले तार लिपटा के बनाए जाते हैं, अनेक तार हैं वो आपस में लिपटे हुए होते हैं, फिर एक मोटे तार का निर्माण होता है। इस त्वैचिक प्रभाव से बचने के लिए ही ऐसा किया जाता है। तीसरा अपनी बात करें इसकी कमी की, तो बच्चों तीसरी कमी इसकी ये बन जाती है कि आप इसका सीधा उपयोग विद्युत अपघटन में नहीं कर सकते, सीधा उपयोग विद्युत अपघटन में आप नहीं कर सकते, या फिर विद्युत चुंबक बनाने में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। विद्युत अपघटन में या विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको नियत मान की धारा की जरूरत पड़ती है। ये जो धारा होती है वो लगातार समय के सापेक्ष चेंज होती रहती है, अतः सीधा उपयोग इसका विद्युत अपघटन या विद्युत चुंबक में नहीं किया जाता। तो बच्चों इसकी 3 हानियाँ हैं और यहाँ पे अपने 3 इसके फायदे भी देखने को मिले। अब अपने यहाँ पे एक क्या देखा था, रिलेशन, कौन सा रिलेशन, Vrms बराबर V0 बटे √2। कोई हमसे ये बोल दे कि एक परिपथ में यदि 212 वोल्टेज का 220 वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, या फिर वोल्टता आरोपित हो रही है, 220 वोल्टेज की वोल्टता आरोपित होती है, तो उसका शिखर मान या अधिकतम मान कितना बनेगा। सिंपल हम क्या बोल देंगे, V0 बराबर होता है √2 इंटू Vrms। Vrms परिपथ में आरोपित वोल्टता या उत्पन्न वोल्टता है, तो 1.414 220 इंटू क्या बराबर क्या बन जाता है, 310 या 11 वोल्टेज के समथिंग बन जाता है। तो यदि आपको परिपथ में आरोपित वोल्टता दे रखी है तो आप परिपथ की अधिकतम वोल्टता ज्ञात कर सकते हो, या फिर आपको अधिकतम वोल्टता दे रखी है तो आप परिपथ में प्रवाहित या आरोपित होने वाली वोल्टता ज्ञात कर सकते हो। तो ये Vrms और V0 के मध्य जो रिलेशन निकल के आता है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो बच्चों ये था अपने पास पाठ्यक्रम धारा की विशेषताएं और उसकी कमियां। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।